हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? सभी को वीडियोस क्लियर हो गई होंगी। हमारी 11th क्लास के लिए स्पेशल है ये कि सैम्पलिंग मेथड, मैंने कल भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी अगर ये समझ नहीं आती तो बेटा कमेंट में डाल सकते हो कि आपकी वीडियो क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक करते हैं जिसमें है रियलाबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डाटा। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, रियलाबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डाटा। कल हमने किए थे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग के मेथड्स क्या हैं। अब है कि रियलाबिलिटी ऑफ डाटा सैंपल्स, इट मींस जब आपने सैंपलिंग मेथड को यूज किया, वहां से सैंपल्स को क्या किया आपने, सेलेक्ट किया। उन सैंपल्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या रियलाबिलिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले है साइज ऑफ द सैंपल्स। जो सैंपल का साइज है, जो आपने उस आइटम को सेलेक्ट किया है फ्रॉम यूनिवर्स, वो कैसे उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज ऑफ द सैंपल इज एडिक्वेट, कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा हो ना ही कम हो। ध्यान रहे, वेरी लार्ज साइज ऑफ भी नहीं होना चाहिए और स्मॉल साइज भी सैंपल्स का नहीं होना चाहिए। अगर साइज ऑफ सैंपल कैसा है, वेरी स्मॉल है, तो रिजल्ट में भी डाउटफुल। रिजल्ट कैसे हो सकता है, डाउटफुल निकलेगा, उसका कोई भी फाइनल कंक्लूजन्स नहीं निकल सकता। इसीलिए जो सैंपल का साइज है कैसा होना चाहिए, वो हमारा एकदम एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इज मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, कि प्रॉपर मेथड, या फिर हम ये कहें कि जिस पर्पस से आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, तो पहले क्या देख लो आप बेटा, ये अपने रिक्वायरमेंट देखो कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इफ यू रिक्वायर्ड ओरिजिनल डाटा, इफ यू रिक्वायर्ड ओरिजिनल डाटा, तो वी यूज्ड ओनली डायरेक्ट पर्सोनल मेथड्स। किसका यूज कीजिए, डायरेक्ट पर्सोनल मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, या फिर आपको क्या नहीं करना है, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे क्या करना है कि डाटा नहीं चाहिए, एक्यूरेट ओरिजिनलिटी नहीं चाहिए, तो आप इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशंस का भी यूज कर सकते हो, या एन्यूमरेटर मेथड्स का, मेलिंग मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो ये मेथड्स हैं जो हमने मेथड्स पढ़े थे किसमें, कलेक्शंस ऑफ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो उस टाइम जो मेथड्स हैं वो मेथड्स आपको देखने हैं। मेथड आपके ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाहिए, सूट करना चाहिए। ओरिजिनल डाटा चाहिए तो आपको डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से मिलना है, रिस्पोंडेंट से मिलना है। इन्फॉर्मेंट से मिलने के बाद ही आपके पास क्या आएंगे, वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। अगर आपका जो मेथड है वो कैसा है, एक्यूरेट मेथड है, एप्रोप्रिएट मेथड है, तो आपका रिजल्ट भी कैसा निकलेगा, एप्रोप्रिएट रिजल्ट ही निकल कर आएगा। ठीक है, थर्ड इज बायस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट एंड एन्यूमरेटर। जो कॉरेस्पोंडेंट है या एन्यूमरेटर है उसका बायस। ध्यान रहे कि कॉरेस्पोंडेंट एन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये इन्वेस्टिगेटर्स। हम ये कहें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पोंडेंट एन्यूमरेटर, हु कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्फॉर्मेंट। जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इफ द एन्यूमरेटर इज बायस्ड, if the element is biased, तो result is not a original या फिर doubtful result। जो result है वो क्या नहीं होता होगा, हमारा फाइनल या एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होगा। और अगर उसने बायस यूज किया है तो ध्यान रहे कि एन्यूमरेटर और कॉरेस्पोंडेंट कभी भी पर्सनल बायस को यूज नहीं करने चाहिए while selecting the sample। जिस दौरान वो क्या कर रहे हैं, सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स के ऊपर पड़ता है कि क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल कर आया है। अगर बायस यूज हुआ है तो बायस ही कैसा होगा, हमारा रिजल्ट होगा। फोर्थ इज ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर को डेटा या सैंपल को सेलेक्ट करने से पहले उसे क्या करना है, प्रॉपर ट्रेंड करना होता है। ये काम किसका होता है, इन्वेस्टिगेटर्स का काम होता है। विदाउट ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, डेटा एन्यूमरेटर कैन नॉट कलेक्ट द एक्यूरेट डेटा। विदाउट ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग के बिना एन्यूमरेटर कभी भी एक्यूरेट डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले क्या किया जाता है, ट्रेन। देखो ये सैंपलिंग मेथड है, क्या ये सैंपलिंग, और ये कैसा है, एक साइंटिफिक मेथड है। कैसा है, एक साइंटिफिक मेथड है,
इन्वॉल्व अ सिस्टम, इसके अंदर एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है विदाउट ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर, एनुमरेटर कैन नॉट यूज एनी सिस्टम व्हाइल कलेक्टिंग द सैंपल्स। जिस दौरान वो क्या कर रहा है, सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है ना एनुमरेटर, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो कोई सिस्टम यूज नहीं करेगा, उसे यही नहीं पता कि वो डाटा को कैसे सेलेक्ट करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें कई बार ये एग्जांपल दिया है कि जब हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो लेबोरेटरी वाले में लैब में जो क्या जानता है, ब्लड सैंपल्स को लेना जानता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना जानता है। अगर वो कैसा हो, उसके पास नॉलेज ना हो तो क्या नहीं कर सकता, ब्लड टेस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये थे रिलायबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डाटा। डाटा इसकी रिलायबिलिटी मतलब उसकी विश्वसनीयता किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो साइज ऑफ द सैंपल, साइज कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट साइज होना चाहिए, मेथड एप्रोप्रिएट मेथड उसको यूज करना चाहिए जिससे ओरिजिनल डाटा उसके पास आए, बायस ऑफ कॉरेस्पोंडेंट एंड एनुमरेटर, एनुमरेटर और जो हमारा कॉरेस्पोंडेंट है वो बायस नहीं होना चाहिए, इसमें वो भेदभावी ना हो व्हाइल कलेक्टिंग द सैंपल्स। ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर, एनुमरेटर को क्या दी गई हो, ट्रेनिंग दी गई हो, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ही वो क्या कर सकता है, एक्यूरेट डाटा को सेलेक्ट कर सकता है एज अ सैंपल्स। अब है कंपैरेटिव लुक ऑफ सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। अब कंपैरेटिव लुक, हमने दो मेथड पढ़े, सेंसस मेथड एंड सैंपलिंग मेथड। अब इसमें कंपैरेटिव लुक है, इसके बीच में ये भी कह सकते हैं कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, इन्हें कंपेयर करें तो क्या आएगा। सबसे पहले है कवरेज। कवरेज इन द सेंसस टेक्निक्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन relating to all the item in the population। पढ़ चुके, सेंसस टेक्निक्स और इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन किससे लेते हैं, रिलेटिंग टू ऑल द आइटम, मतलब जो पॉपुलेशन है, यूनिवर्स है, उसके अंदर जितने भी आइटम है ना, या फिर हम ये कहें ईच एंड एवरी आइटम इज कलेक्टेड, या फिर ईच एंड एवरी आइटम इज इंक्लूडेड अंडर सेंसस मेथड, बट इन सैंपलिंग मेथड ओनली सम ऑफ आइटम, केवल कुछ ही आइटम्स, केवल कुछ ही आइटम्स को क्या किया जाता है, यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, which represent the population are covered for an investigation. It means in under census method each and every item is included for the investigations, but in sampling method only few data या few items are selected as a samples। किसमें से, from whole universe, complete universe में से कुछ ही आइटम्स को सिलेक्ट करना जो क्या कर रहे हैं, which represent एंटायर पॉपुलेशन। सैंपलिंग में जो एंटायर पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन सेंसस मेथड क्या किया जाता है, हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड इज सूटेबिलिटी। क्या है, सूटेबिलिटी। सेंसस मेथड कहां सूटेबल होगा, सेंसस मेथड इज सूटेबल व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एरिया इज स्मॉल। जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया कैसा है, स्मॉल है, रिलेटिवली स्मॉल है, छोटा है, तो आप ईच एंड एवरी आइटम को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड कर सकते हो, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ लार्ज एरिया ओनली सैंपल मेथड इज सूटेबल। जहां लार्ज एरिया है और आपको पता है कि ऑल डेटास आर इक्वल या होमोजेनियस, तो आप किसका यूज कर सकते हो, सैंपलिंग मेथड का यूज कर सकते हो। मतलब कि सैंपलिंग मेथड है वो लार्ज एरिया को कवर करता है, बट जो सेंसस मेथड है वो केवल स्मॉल एरिया को ही कवर कर पाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसमें होगी, देखो इन सेंसस मेथड इन्वेस्टिगेटर्स कलेक्ट ईच एंड एवरी आइटम, इट मींस ऑल इंफॉर्मेशंस आर ओरिजिनल। सारी इंफॉर्मेशंस कैसी हैं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल इट मींस एक्यूरेट है। एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी इन सेंसस मेथड देन सैंपल मेथड। क्यों, सैंपल्स मेथड सेलेक्ट ओनली फ्यू आइटम्स, इट नॉट नेसेसरी, हम ये कह सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी सेलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम द यूनिवर्स रिप्रेजेंट ऑफ होल, कि जो भी यूनिवर्स में से जो सिलेक्टेड आइटम है वो क्या किए, जो सिलेक्ट किए वो यूनिवर्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, ये जरूरी नहीं होता। तो एक्यूरेसी मेनली सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, सेंसस में। मतलब देयर इज जनरली अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी,
क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है किसमें, सेंसस मेथड के अंदर, इन रिजल्ट बेस्ड ऑन सेंसस मेथड देन द सैंपलिंग मेथड। फोर्थ इज कॉस्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट में सैंपलिंग मेथड इज सर्टेनली मच लेस एक्सपेंसिव देन द सेंसस मेथड। क्यों? देखो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सैंपलिंग मेथड के अंदर कॉस्ट कम आती है। कॉस्ट को हम लें तो ये इकोनॉमिकल है सेंसस में, सैंपलिंग मेथड कैसे, यहाँ ना टाइम कंज्यूमिंग कम है, टाइम कम वेस्ट होता है, मनी भी कम लगती है, हमें ये रियल कॉस्ट हमारी कैसी आती है, यहाँ पर कम आती है। तो यहाँ कॉस्ट सैंपलिंग क्योंकि कुछ ही आइटम्स को सेलेक्ट करना है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है और फाइनल रिजल्ट निकालना है, तो कॉस्ट कम किसकी है, सैंपलिंग की। और वही सेंसस में क्या था कि हमने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मतलब ईच एंड एवरी आइटम्स को सेलेक्ट किया। उस आइटम को सेलेक्ट करने के लिए लार्ज मैन पावर की जरूरत पड़ी, हमने मैन पावर को अपॉइंट किया है, उनको क्या करनी है, फिर हमें पे भी करनी है। तो सेंसस मेथड को जब यूज किया जाएगा तो उस टाइम बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या की जाती है, कॉस्ट लगाई जाती है, क्योंकि हर एक आइटम को इंक्लूड करना है, जिसके लिए मैन पावर का यूज करना भी जरूरी है। टाइम की कॉस्टिंग भी ज्यादा है, मैन पावर कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है, एंड मनी भी ज्यादा लगती है। तो सेंसस मेथड कैसा हो गया, कॉस्टली हो गया देन सैंपलिंग मेथड। नेक्स्ट है टाइम। सैंपलिंग मेथड के अंदर फ्यू आइटम्स आर सिलेक्टेड, कुछ आइटम क्या किए, सिलेक्ट किए हैं, टाइम के सिलेक्ट बहुत छोटे से टाइम में क्या हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। बट इन सेंसस मेथड used more time than sampling method। सेंसस मेथड बहुत ज्यादा टाइम क्या करता है, कंज्यूम्ड करता है, किसके कंपैरिजन में, सैंपलिंग मेथड के कंपैरिजन में। तो यहाँ टाइम कंज्यूमिंग कम किसमें है, सैंपल में, और ज्यादा किसमें है, सेंसस मेथड के अंदर। एंड सिक्स्थ इज नेचर ऑफ आइटम। यहाँ पर आइटम्स की जो नेचर है वो कैसे है, तो सेंसस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल व्हेन द आइटम ऑफ द पॉपुलेशंस हैव डाइवर्स कैरेक्टर्स। ध्यान रखना कि नेचर आइटम्स है, उनके नेचर कैसे होते हैं। सेंसस मेथड आपने क्या किया यूज, फर्स्टली तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जब सैंपलिंग मेथड इतना सुटेबल है, टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, कॉस्ट कम होती है, तो क्यों ना हम सैंपलिंग मेथड को हर जगह यूज कर लें। बट हर जगह, हर सिचुएशन में, हर कंडीशंस में सैंपलिंग मेथड इज नॉट यूज्ड, वो यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी ऑल डाटा इन द यूनिवर्स आर होमोजीनियस, कि यूनिवर्स के अंदर ऑल आइटम्स कैसे हों, होमोजीनियस हों, ऐसा जरूरी नहीं होता। When the diverse characters in the universe, when diverse characters in the universe, only census methods is suitable। जहां पर यूनिवर्स में डेटास के जो करेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, डाइवर्स करेक्टर्स हैं, वहां आप केवल सेंसस मेथड को यूज कर सकते हो। किसको यूज नहीं कर सकते, सैंपलिंग मेथड को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक +1 क्लास कॉमर्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुए बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट्स मैथ का है, कौन इकोनॉमिक्स का है, तो सभी मिक्स कर बैठे हैं। तो एक एक बच्चे से पूछना पड़ेगा कि आप मैथ के स्टूडेंट्स हो या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो। तो ईच एंड एवरी आइटम्स आर इंक्लूडेड, वहां हर एक आइटम को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स वाले अलग स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैथ्स वाले अलग बैठे हैं, सिर्फ वहां से हमें सैंपल्स लेना है, तो वहां इजीली हम क्या कर सकते हैं, आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करें, जहां पर डाइवर्स करेक्टर हो पॉपुलेशन में, तो ओनली सेंसस मेथड इज सुटेबल। और व्हेन आइटम्स आर होमोजेनियस इन अंडर द यूनिवर्स और पॉपुलेशन, तो सैंपलिंग मेथड इज सुटेबल। बिकॉज देखो सैंपलिंग मेथड में तो एक को सिलेक्ट कर लिया, वो क्या करेगा, एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर जाएगा। बट इन सेंसस मेथड एक सैंपल सेलेक्ट कर वो एंटायर यूनिवर्स को क्या नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एंड लास्ट इज वेरिफिकेशंस। क्या है लास्ट हमारा, कंपैरिजंस, वेरिफिकेशंस। तो वेरिफिकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस obtained through census method is generally not possible। यानी जो वेरिफिकेशंस की जाती है कि ये रिजल्ट है, ट्रू है या फॉल्स है, वो वेरीफाई करना है, तो जो सेंसस मेथड के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता।
क्यों? क्योंकि उसने ईच एंड एवरी आइटम्स को क्या किया है, सेलेक्ट किया। जो ईच एंड एवरी आइटम सेलेक्ट किया होगा तो इट वुड इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसेस। उसने क्या किया गया होगा, उसने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस किए होंगे और दिस वर्क इज नॉट रिपीटेशन पॉसिबल। इस काम की रिपीटेशन पॉसिबल नहीं कि दोबारा से फिर एक एक आइटम्स को क्या करो, आप सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर सेंसस मेथड के अंदर क्या पॉसिबल नहीं होती कि उसको क्या किया जाए, वेरीफाई किया जा सके कि रिजल्ट आया है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता। बट इन सैम्पलिंग मेथड इंफॉर्मेशन, सैंपल इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड कैन बी इजीली वेरीफाइड। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो रिजल्ट निकल कर आता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ओनली फ्यू आइटम्स आर सिलेक्टेड। केवल क्या किए जाते हैं, कुछ ही आइटम सिलेक्ट किए जाते हैं, उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल एरर। तो स्टैटिस्टिकल एरर्स के अंदर टू टाइप्स की एरर्स होती है हमारी, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एरर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर? ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर के अंदर क्या है और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है? तो फर्स्ट इज सैम्पलिंग एरर, there is related to the size or nature of the sample selected from the study। देखो ये जो एरर्स होती हैं किससे रिलेटेड होती हैं, साइज। साइज मतलब कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किए हैं उसका साइज कैसा है, वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल, या तो तब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरा नेचर ऑफ द सैंपल, सैंपल्स का जो नेचर है वो कैसा है, सेलेक्टेड फ्रॉम फॉर द स्टडी, जो अपने स्टडी के पर्पस से क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ड्यू टू अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ सैंपल्स, किस कारण से, वेरी स्मॉल साइज ऑफ सैंपल्स, आपने क्या किया, जो सैंपल का साइज है बहुत छोटा सा सैंपल आपने लिया, सेलेक्टेड फॉर द स्टडी और ड्यू टू नॉन रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द सैंपल्स, मतलब कि आपने इस टाइप का या इतना छोटा सा सैंपल ले लिया जो एंटायर पॉपुलेशन को क्या नहीं कर पा रहा है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। It means the result is not appropriate. The estimated value may differ from the actual value of parameter। मतलब कि जो आपने एस्टिमेट किया था कि ये रिजल्ट इसका निकल कर आएगा, एस्टिमेटेड है, वो आपने केवल एस्टिमेट किया था और एक्चुअल वैल्यू कुछ निकल कर आई है। इट मींस उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, सैंपलिंग एरर, which is arise due to small size of the sample। जो किस कारण से अराइज हुआ है कि सैंपल का साइज कैसा है, स्मॉल है। कैसा है, स्मॉल है। फॉर एग्जांपल कि आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी भी इन्वेस्टिगेशंस का जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी वो कितनी रखी, 20 की, इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, जब भी आपने क्या किया, सैंपल सेलेक्ट किए। बट एक्चुअली में वो आउटपुट आपका कितना आया, 10। आपने एस्टिमेट किया 20, एक्चुअल आउटपुट निकलकर आया उसका 10, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10। 10 क्या है, सैंपलिंग एरर। जो कारण क्या है बना है इसका कि स्मॉल साइज ऑफ द सैंपल्स, जो किसमें हुआ था, साइज। आपने जिस टाइम सैंपल्स को सेलेक्ट किया उस टाइम आपने उसका क्या नहीं देखा, साइज नहीं देखा, तो ये एरर क्या हो गई, आपकी अराइज हो गई। तो ये थी सैंपलिंग एरर। नेक्स्ट है नॉन सैंपलिंग एरर। कौन सी है, नॉन सैंपलिंग एरर। These are error related to collections of data। ये जो एरर होती है नॉन सैंपलिंग एरर, ये एरर मेनली किससे रिलेटेड होती है, कलेक्शंस ऑफ डेटा से रिलेटेड होती है। डेटास को जब हम कलेक्ट करते हैं उस टाइम ये एरर क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मेजरमेंट, जिस टाइम आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, मेजर कर रहे हो, तो उस टाइम किस कारण से हुई है, जो आपने प्रोसीजर जो भी यूज किया है, क्या यूज किया, जो प्रोसीजर आपने यूज किया है उस टाइम क्या हो जाए, आपकी जो एरर है वो अराइज हो जाए। मेजरमेंट में जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल एरर है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप क्या करते हो, डिफरेंट मेथड का यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन, मीन का यूज करो, मीडियन है, मोड है।
देखो हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारी सीरीज है, सीरीज को हम मीन मोड मीडियन से निकालेंगे तो तीनों का जो रिजल्ट है वो क्या आता है, सेम आता है। लेकिन काफी सिचुएशन में क्या होता है कि रिजल्ट डिफर हो जाता है। क्या होता है, रिजल्ट डिफर हो जाता है। उस सिचुएशंस के अंदर ही एरर अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, मीन को हम निकालते हैं एफ से, मीडियन होता है एम और मोड होता है जेड। तो जेड को कैलकुलेट करने के हमारे पास टू फॉर्मूलेज होते हैं। या तो आप किससे यूज करो, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है कि 3M माइनस 2 मीन, इस मेथड से। तो इस मेथड से जब भी मोड कैलकुलेट किया जाएगा और जो उसका दूसरा मेथड उससे मोड कैलकुलेट किया जाएगा, दोनों के अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है। इट मींस आपने जिस टाइम मेजरमेंट किया कोई ना कोई क्या हो गई, प्रॉब्लम्स अराइज हो गई, या फिर कोई भी क्या हो सकती है इसके अंदर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो मेजरमेंट के कारण ये प्रॉब्लम्स क्या हुई, आपकी अराइज हुई है। सेकंड इज एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, कि कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेंट है वो रिस्पॉन्स ही नहीं देता। हमने इंफॉर्मेंट से कोई भी क्वेरी की, कोई क्वेश्चंस पूछा, बट क्या हुआ कि रिस्पोंडेंट है जो हमारा इंफॉर्मेंट है, उसने कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी जो एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, या फिर उसने क्या किया है, गलत सुनाई दे गया, या उसने गलत हमें इंफॉर्मेशन दे दी। मतलब हम कहना कुछ चाहते हैं, उसने हमें इंफॉर्मेशन कुछ और दे दी, तो एरर अराइज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। या फिर रिस्पॉन्स क्या, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, जब भी हम मैसेज क्या करते हैं, अपना सेंड करते हैं किसी को, तो जो उसका फीडबैक है, उसके बीच में फीडबैक से मिलने के बीच में बहुत सारे क्या आते हैं, चैनल्स आते हैं। उन चैनल्स के कारण क्या नहीं हो पाता, हमारा मिसकम्युनिकेशन अराइज हो जाता है, जिससे इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स। तो रिजल्ट भी कैसा निकलेगा हमारा, गलत। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशंस, जो एरर है ये अराइज किस कारण से हुई है, मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि व्हेन द इंफॉर्मेंट कैन नॉट इंटरप्रेट द क्वेश्चंस इन क्वेश्चनायर। कई बार क्या होता है, जब इंफॉर्मेंट क्वेश्चनायर के अंदर जो क्वेश्चंस है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं पाता, उसको वो क्वेश्चन उसका क्लियर नहीं हो पाता, तो जैसे उसके व्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या देगा उसका आंसर। हमें इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए थी बट इंफॉर्मेशन कुछ और मिल गई। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चंस दिया करने के लिए, बट आपको ये क्वेश्चंस करना है, तो क्या जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कहना कुछ चाहते हैं बट आप उसका आंसर कुछ और दे देते हो। इट मींस जो मुझे आपसे क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी कि आप इसका रिजल्ट ये देने वाले हो, बट आपने उसके जस्ट अपोजिट दिया। फिर आप बोलते हो मैडम ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो उसको बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन, कि आप उस क्वेश्चन को क्या नहीं कर पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए, जिस कारण से आपने इंफॉर्मेशन भी कैसी दी, मुझे रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या हो गया, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। फोर्थ इज एरर ऑफ कैलकुलेशंस और अरिथमेटिकल एरर। जो मेजरमेंट की थी वो सेम इसकी है, तो कैलकुलेशंस में क्या हो जाती है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है। लाइक 23 है, इसको मैंने 32 रीड कर लिया, कि जब हम क्या निकालते हैं, करेक्ट मीन निकालेंगे, करेक्ट मीडियन निकाल कर देखते हैं, करेक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो उस कंडीशंस में होता है कई बार हम क्या करते हैं कि हमें रीड कुछ करना हो, उसकी जगह क्या हम कर लेते हैं, दूसरे उसको रॉन्ग रीड कर लेते हैं, जिससे हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो भी क्या आता है, गलत। तो जो भी हमारी एरर हुई है, मिस्टेक्स हुई है, वो किस कारण से हुई है, कैलकुलेशंस एंड अरिथमेटिकल एरर में बोला जाएगा। फिर उसके बाद कि एरर ऑफ सैंपलिंग बायस। सैंपलिंग बायस है, ये बायस नहीं है, बायस। एरर ऑफ सैंपलिंग बायस, कि यहाँ पर कई बार क्या कर लेता है जो इन्वेस्टिगेटर्स है, एन्यूमरेटर्स है, बायस यूज करेगा। बायस यूज करता है मतलब कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेटास को सिलेक्ट करता है, तो उस कंडीशंस में एरर्स क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किया है, या फिर मैं ये कहूँ जो परपोजिव सैंपलिंग आती है उसका यूज कर लिया, तो क्या अराइज हो जाती है, नॉन सैंपलिंग एरर हमारी अराइज हो जाती हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी हमारा रिलेटिंग टू जो लार्ज फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस है, जो लार्ज फील्ड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, greater the possibility related to the collections of data, जो सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज होती हैं किस चीज की, एरर
हैं नॉन सैंपलिंग एरर की पॉसिबिलिटीज। सैंपलिंग की कम से कम पॉसिबिलिटीज होती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी मिलेंगी, नॉन सैंपलिंग एरर्स की। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है।